जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के देखिए हमारा नया वीडियो है एएलपी टेक्नीशियन का ये प्रैक्टिस सेट है साइंस का। ठीक है, इसके पिछले हमने 3 वीडियो अपलोड किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो प्रैक्टिस सेट होने वाला ये आपको रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई या एनटीपीसी, जो भी एग्ज़ाम आपका रेलवे का होने वाला है उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो देखिए जो हमारा पहला सवाल है, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा? 50, 140, 20 या 40। देखिए आप ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है, आपतित किरण समतल दर्पण पर जब पड़ती है तो वह परावर्तित होती है। तो आपतित किरण और यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के जो बीच कोण बनता है वो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जो कोण बनेगा ये हमारा क्या लंब है, नॉर्मल। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे परावर्तित कोण करते हैं। तो आपतित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। देखिए क्या होता है, आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 70 और 70 140 हो जाएगा। और 100 देखिए 70 आए कैसे, यहाँ पे दिया था क्या सवाल हमारा, दर्पण के साथ 20 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होते हैं। यानी कि समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। तो ये आपतित किरण समतल के साथ क्या है, समतल के साथ 20 अंश का कोण बना रही है, ना कि अभिलंब के साथ। तो यहाँ पे 20 अंश का कोण बना रही है ये। तो ये जो अभिलंब खींचेंगे ये 20 अंश हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या होता है, 90 अंश होगा। ये 20 तो ये क्या हो जाएगा, 70। तो ये आपतन कोण का मान 70 हो गया, तो परावर्तन कोण का मान भी 70 हो जाएगा। तो हमारे क्या हो जाएगा, पूछा है लास्ट में आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण बताना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 70 70 140 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपतित किरण बराबर क्या होता है, परावर्तित किरण। आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R होता है। दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो उसके द्वारा उनके मध्य में रखी वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटे थीटा डिग्री -1 होती है। ठीक है, ये क्या प्रतिबिंब निकालने का फार्मूला होता है। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ये था हमारा पहला सवाल। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने आपको बता दिया। अब देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? सकोशिका के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन, एक शुक्राणु के विखंडन, एक अंडे के विखंडन, या अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वृषण एवं अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण वृषण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, या पदार्थों के कण बहुत छोटे होते हैं। तो क्या हो जाएगा, पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये हमारा क्या गलत है, और इसमें गलत ऑप्शन बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि पदार्थों के कण क्या होते हैं, गतिशील अवस्था में रहते हैं। चौथा देखिए क्वेश्चन है कि 4 तत्वों की परमाणु संख्या है 9, 15, 17, 18, फ्लोरीन, फास्फोरस, कार्बन और एक मिनट ये क्लोरीन होगा। ठीक है, क्लोरीन और आर्गन है। निम्न में से कौन सी 2 तत्वों का रासायनिक गुण समान होगा? देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन का ऑप्शन में बी है, फ्लोरीन और फास्फोरस, फास्फोरस और आर्गन, या क्लोरीन और फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, फास्फोरस और फ्लोरीन और क्लोरीन जो होगा इस दोनों का रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। देखिए क्या है कि फ्लोरीन और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, यानी कि दोनों की अंतिम कक्षा में क्या होते हैं,
दोनों में क्या होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, तथा ये समान वर्ग 17 में पाए जाते हैं, इसलिए इनके गुण क्या है समान है। देखिए क्या है 9, फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक 9 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 7 होगा, और क्लोरीन का देखिए 17 होता है, 2, 8 और 7 होगा। तो दोनों का लास्ट में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 7 है, यानी कि दोनों क्या है, दोनों का रासायनिक गुण समान होगा। फ्लोरीन यह आवर्त सारणी का सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, ठीक है। फ्लोरीन जो होता है आवर्त सारणी का सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। देखिए पांचवा जो सवाल है हमारा, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है और तरंग दर 40 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड या 4 सेकेंड। तो देखिए क्या होता है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति यन कितना होता है 4 के दिया हमको क्या 4 किलो हर्ट्ज, यानी कि 4 के मतलब किलो हर्ट्ज, ठीक है 4 किलो हर्ट्ज। तो इसको हमने किलो को क्या क्या हटा दिए, तो किलो को हटाने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, तो n बराबर 4 गुणे 10 की पावर 3 हर्ट्ज हो जाएगा। और तरंग दैर्घ्य हमको दिया क्या 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर और इसको मीटर में बदलेंगे तो 40 गुणे 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। और इसके बाद देखिए कुल दूरी दिया है, कुल दूरी कितना 3.2 किलोमीटर, 3.2 किलोमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 3200 मीटर आ जाएगा। निकालना था कि दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो वेग क्या होता है v बराबर यन इंटू लेमडा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे v का मान निकालेंगे, तो इसका आंसर हमारे कितना है कि 2 सेकेंड आएगा, ठीक है। इसको हल कर रहे हैं हम लोग। देखिए v बराबर क्या हो जाएगा यन इंटू लेमडा, तो यन का मान हम निकाले थे कितना आया था 4 गुणे 10 की पावर 3 और लेमडा का मान कितना यानी तरंग दर 40 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। तो v बराबर हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 4 और 4 को गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। देखिए -2 है और यह +3 है तो कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 10 की पावर 1 और यहाँ से 1 10 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो v बराबर 1600 यानी कि गुणा कर देंगे इसमें 100 से तो 1600 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये v का मान हो गया। समय पूछा था निकालने के लिए, तो कुल तय की गई दूरी बटे वेग होता है समय बराबर, तो कुल तय की गई दूरी कितना 3200 मीटर था और वेग कितना है 1600 मीटर, काट देंगे तो कितना आएगा 2 सेकेंड, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। अब देखिए जो छठवां क्वेश्चन है कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। लाल लिटमस पेपर नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, नीला लिटमस पेपर सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाता है, या नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, या फिर लास्ट है नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कि अम्ल का अम्लीय प्रभाव जलीय अवस्था में ही होता है, ठीक है। अम्ल का जो अम्लीय प्रभाव होता है वह जलीय अवस्था में ही होता है। खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग किया जाता है। अम्लराज में 3 संबंधी 1 यानी 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का ताज़ा मिश्रण होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। HCl को म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। HCl को क्या कहते हैं म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। देखिए 7वां क्वेश्चन है कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है, तो याद कर लीजिए न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। देखिए न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इनमें से किसी एक बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं, इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण रॉकेट का आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, नाव के किनारे पर जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हट जाना, ये न्यूटन की गति का तीसरे नियम पर आधारित है, ठीक है। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 8वां, निम्न में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। प्लेटोनियम, यूरेनियम, टाइटेनियम या थोरियम। देखिए परमाणु क्रमांक 83 के ऊपर के जितने भी तत्व होते हैं उनमें रेडियोधर्मिता का गुण पाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन में देखिए प्लेटोनियम का परमाणु क्रमांक क्या है 94 है,
यूरेनियम का 92, थोरियम 90 और टाइटेनियम का 22, यानी कि ये क्या है 83 से कम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? कैल्शियम, पीबी, लेड, एल्यूमिनियम, निकेल। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। देखिए इसका जो समीकरण है यानी कि अभिक्रियाशीलता घटते क्रम में जो हम लिखे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा, ये सब क्या है? ये सब क्या घटते क्रम, यानी कि सबसे अधिक जो अभिक्रियाशीलता होती है पोटेशियम की, फिर उससे कम सोडियम की, फिर उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, सबसे कम क्या होगा? Au का, यानी कि सोना का जो होगा सबसे कम होगा और पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है? सोना है। देखिए 10वां जो क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार होगा कितना होगा? 1800 न्यूटन होगा। कितना होगा? 1800 न्यूटन। ठीक है, देखिए क्या होता है WE वेट बराबर mg होता है। ठीक है, WE यानी कि वेट क्या है? अर्थ का, अर्थ पर mg, जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल और किसका है? अर्थ का। ठीक है, WE बराबर mg बटे ये क्या है? WM बराबर क्या है? mg, ये मून का हो गया। ठीक, तो देखिए क्या है? E बराबर अर्थ और m बराबर मून, तो WE बटे WM का मान कितना था? 300 न्यूटन था, बराबर mge, तो m से m कैंसिल हो जाएगा और ge, अब देखिए यहाँ पे क्या कि चंद्रमा की सतह पर जो g का मान होता है पृथ्वी की सतह के g के मान के 1/6 भाग होता है। यानी कि देखिए क्या चंद्रमा पे g का जो मान होगा पृथ्वी पे g का मान का 6वां हिस्सा होगा, यानी कि 1/6 भाग, यानी कि ge/6। तो gm की जगह क्या लिख देंगे? ge/6 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से ge बचा, ge/gm, इसकी जगह क्या हो जाएगा? ge/6 गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान जो होता है वह कितना होता है? 1/6 भाग होता है। तो क्या हो जाएगा? ये 6 ऊपर चला जाएगा और जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो WE बराबर हो जाएगा 6 का गुणा करेंगे 300 में तो 1800 न्यूटन आएगा और ये हमारा आंसर है इसका। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है? जिंक, सोडियम, Ag, Al, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? Ag, यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर पतले चादरों में ढाला जा सकता है उसे आघातवर्धनीय कहते हैं। सोडियम सबसे मुलायम धातु होता है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पतले तारों के रूप में ढाला जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है, जिसे पीट कर पतले चादर के रूप में बनाते हैं उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं और जिसे तार के रूप में बनाएंगे उसे तन्यता कहेंगे। तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा किसमें होता है? सोना में होता है और सबसे अधिक क्या होता है? लेड, यानी कि पीबी में सबसे कम होता है। सोना में क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है और पीबी लेड में सबसे कम होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? मगरमच्छ, मेढक, सांप या कछुआ। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है मेढक, यानी कि मेढक जो होता है वह उभयचर वर्ग का प्राणी होता है और सरीसृप वर्ग के प्राणी स्थल पर रेंग कर चलते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें जो 13 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 14 या 11। तो कितना होगा? 7 होगा। देखिए परमाणु भार नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। नाइट्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु भार होता है नाइट्रोजन का 14, प्रोटॉनों की संख्या है 7, तो हो जाएगा 14 - 7 बराबर 7। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होगा, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है कि इसकी गतिज व स्थितिज व गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है। इसकी स्थितिज व गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। या लास्ट है इसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है और गतिज ऊर्जा क्या बढ़ जाती है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है घटेगी और गतिज ऊर्जा क्या बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध का सूत्र देखिए क्या है, के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 m v² और संवेग p बराबर क्या होता है m × v।
15 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या, घटती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या, या परमाणु संख्या में वृद्धि, या परमाणु संख्या में कमी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, परमाणु संख्या में वृद्धि। इस आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। देखिए, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण कम होता है तथा अधात्विक गुण क्या वृद्धि होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रकृति एवं क्रियाशीलता बढ़ती है। न्यूलैंड के अनुसार तत्व के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक गुण घटता है और विद्युत ऋणात्मकता गुण बढ़ता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह यानी कि धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, रिएस्टेंट, वोल्टमीटर, अमीटर। तो क्या होता है, धारा नापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, वोल्टमीटर द्वारा वोल्टता नापते हैं। गैल्वेनोमीटर जो होता है विद्युत धारा की प्रबलता मापने में उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर द्वारा विद्युत वोल्टता यानी कि विभव मापने में होता है। वाटमीटर द्वारा विद्युत शक्ति मापते हैं हम लोग। वेव मीटर द्वारा किसी रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य मापने में किया जाता है और पायरोमीटर द्वारा उच्च ताप मापने में किया जाता है। देखिए जो 17वां और इस सवाल 17वां नंबर क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है हमारा। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है, तो n का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 4 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक वेग मान लीजिए u1 है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/2 जम u1 स्क्वायर। यदि वेग क्या है, मान लीजिए वेग बढ़ के u से u का क्या हो गया, दोगुना हो गया, तो क्या हो जाएगा 2u1। तो ये हमारा v हो गया। दूसरा नया गति हो जाएगा 2u1। तो गतिज ऊर्जा k(E2) निकालेंगे 1/2 जम v स्क्वायर। v का मतलब क्या हो जाएगा 2u1 का स्क्वायर। इसको एक स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4u1 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी दूसरा जो है k(E2) बराबर 4 बाहर हो जाएगा कोष्टक में 1/2 जम u स्क्वायर। और जी हमारा देखिए क्या है 1/2 जम u स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1 के बराबर है। ठीक है, यानी कि इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 जम u स्क्वायर। अब देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1 बट्टे काइनेटिक एनर्जी दूसरा बराबर 1/2 जम u स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा 4 कोष्टक में 1/2 mu स्क्वायर। तो ये देखिए 1/2 mu स्क्वायर से 1/2 जम u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, नीचे बचेगा यहाँ 4। देखिए 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4ke1 बराबर ke2। ठीक है, ke2 बराबर क्या लिख सकते हैं 4e1, यानी कि जो हमारा हो जाएगा कितना 4 गुना हो जाएगा। ये था हमारे क्या क्वेश्चन नंबर 17 और इस वीडियो का अंतिम सवाल था। तो आई होप कि आप लोग के साइंस का प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी स्टूडेंट इस बार ALP टेक्नीशियन, RPF, SI कांस्टेबल या NTPC या रेलवे का जो भी एग्ज़ाम देने वाले, आप उन सभी दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।